नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप ये जो थंबनेल पढ़कर यहाँ पर आए हैं, जिसमें एपीएस चार्जबैक को लेकर हेडलाइन दी गई, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ कि जो भी व्यापारी बंधु है हमारे, जो ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप लोग फिंगरप्रिंट डिवाइस परचेस करने की सोच रहे हैं, खासकर L1 डिवाइस, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी फिलहाल आप इसे खरीदने की जो है वो जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इसमें एक समस्या देखने को मिल रही है, खासकर मंत्रा MFS 110 को लेकर, जहां पर आपको 211 का जो है एरर देखने को मिल रहा है। और ये एरर 1 दिसंबर को भी सॉल्व होगा कि नहीं, इसके बारे में कोई मतलब हम बोल नहीं सकते कि इसके बारे में कोई अंतिम तिथि दी गई है या फिर इसकी कोई गारंटी है। और रही बात दूसरी कि अभी एक नई जो समस्या देखने को मिल रही है, हालांकि इस समस्या की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, और क्योंकि ये जो है हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आया कि मंत्रा या फिर आप जो भी L1 डिवाइस खरीद रहे हैं, खासकर स्टार्टेक, मॉर्फो या फिर मंत्रा, तो मंत्रा का तो आप लोगों को पता ही कि उसका मॉडल नंबर ही अलग है, लेकिन स्टार्टेक और मॉर्फो, इनका जो डिवाइस है वो दिखने में लगभग एक जैसे ही। तो यहाँ पर जो भी रिटेलर L1 डिवाइस ऑर्डर करे, तो उसमें से कई सारे जो रिटेलर हैं उनको ये जो डिवाइस है वो L1 का ही दिखा रहा है। जब वो कंप्यूटर पर या फिर कहीं किसी वेबसाइट पर जहाँ पर डिवाइस का नाम आता है, तो वहाँ पर उन्हें L0 डिवाइस का ही जो है वो वहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है जब वो उस डिवाइस को इंस्टॉल कर दे। तो ऐसे में आप लोग को आप अगर आप लोगों के पास फिलहाल अभी आप लोग कोई बायोमेट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आपका डिवाइस शुरू है और चल रहा है, तो आप फिलहाल उसी का इस्तेमाल कीजिए जब तक कि L0 डिवाइस जो है वो मार्केट से बंद ना हो। और ये दिक्कत MFS 110 में भी आ रही है कि काफी सारे रिटेलरों को जो है उस डिवाइस का जो है डमी डिवाइस बना दिया जा रहा है, यानी कि L0 डिवाइस को ही जो है वो L1 का जो है वो बॉडी पहना दी जा रही है, और वहाँ पर स्टिकर भी जो है चेंज करके आपको L0 डिवाइस जो प्रोवाइड किया जा रहा है। हालांकि ये जो खबर है इसके बारे में मैं आपको मैं इसकी मैं आप लोग समझ जाए कि मैं गारंटी नहीं लेता कि सही है या गलत है, लेकिन फिलहाल आप लोगों को जैसी स्थिति जो बनती दिख रही है कि अभी फिलहाल L1 डिवाइस जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे, मॉर्फो में भी दिक्कत देखने को मिल रही है। स्टार्टअप के बारे में भी हमारे पास एक वीडियो आया था, जहाँ पर ये हमें बताया गया था कि इस डिवाइस में जो किसी तरह की क्लोनिंग वगैरह हो रही है। और दूसरा जो है वो मंत्रा को लेकर, तो आप सभी लोगों को पता है कि उस डिवाइस को जो UIDAI ने ही सस्पेंड कर दिया था, और ऐसे में जो डिवाइस मार्केट में ऑलरेडी सेल हो चुके थे उनके तो डिवाइस एक्टिव थे, क्योंकि इसके जो सीरियल नंबर है वो UIDAI के पास ऑलरेडी मौजूद थे कि ये जो डिवाइसेज है वो अभी हमारे शुरू है। लेकिन बात करें हम उन डिवाइसेस की जो मार्केट में बिके ही नहीं थे, तो उन डिवाइसेस को सबको ब्लॉक कर दिया गया था, और अब उसे वापस से जो स्टार्ट किया जा रहा है, लेकिन स्टार्ट करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल वो कब तक स्थिति सुधरेगी, इसके बारे में अभी तक हमें मंत्रा से कोई भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है, और न ही UIDAI की तरफ से हमें इसकी कोई जानकारी प्राप्त हुई। अब बढ़ते हैं हम अपने EPS चार्जबैक को वीडियो को लेकर कि हमारे एक यूजर है जिन्होंने हमें कमेंट किया था कि किसी कस्टमर ने उनकी कंप्लेंट कर ली थी बैंक में कि उन्होंने पैसा विड्रॉल किया है लेकिन हमें पैसा नहीं दिया। तो ऐसी समस्या का जो सामना है वो काफी सारे रिटेलरों को कई बार उठाना पड़ता है, और खासकर जब तक स्थिति हमारे कंट्रोल में होती है, यानी कि अगर कोई कस्टमर आपके पास से पैसा विड्रॉ करके ले जा रहा है, या फिर वो आपके पास आया और किसी तरह की कोई तकनीकी समस्या आ गई हो, जैसे सर्वर डाउन का हो या किसी भी अन्य तरह की कोई समस्या आई हो, जहां आपने पैसा विड्रॉ करने का प्रयास किया हो, उसका फिंगरप्रिंट भी लगवाया हो, और उसके बाद में किसी कारणवश वहां पर आपको किसी तरह का एरर देखने को मिला हो, और वहां पर आपने कस्टमर को पैसा नहीं दिया हो, लेकिन ग्राहक के खाते से वो पैसा कट गया हो, तो ऐसी स्थिति में कई रिटेलर कई बार आपसे, मुझसे या किसी से भी ये गलती हो सकती है कि हम लोग ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक नहीं करते, या फिर वहां पर हमें ट्रांजेक्शन के जो एरर हमारे सामने आता है उस वजह से भी हम ये देखना सही नहीं समझते, और कई बार वो पैसा ऐसा समझ लीजिए कि वो सर्वर में कहीं पर फंस जाता है। तो ऐसी स्थिति में कस्टमर जो है वो हमारे साथ में कई बार हमारे साथ विवाद भी कर लेता है, और उसके बाद हमारी तरफ से एक ही सलाह उसे दी जाती है कि वो कम से कम 72 घंटों का इंतजार करे, और उसके बाद ही वो जो पैसा है उसके अकाउंट में वापस पहुंच जाएगा। लेकिन कई बार 72 घंटों तक भी अगर वो पैसा नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसी स्थिति में
आप अपने कस्टमर को अच्छे से कन्विंस कीजिए, क्योंकि ये जो मतलब मुद्दा है ये बहुत ही मतलब गंभीर है। अगर उसने बैंक में शिकायत कर दी और बैंक ने उसकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट करते हुए अगर उसे एनपीसीआई की तरफ फॉरवर्ड किया, तो वहां पर आप लोगों के लिए काफी समस्या निर्माण हो सकती है, खासकर चार्जबैक को लेकर। क्योंकि अभी हाल ही में आरबीआई के नए नियम के अनुसार आप लोगों को चार्जबैक के अमाउंट के साथ साथ हैवी पेनल्टी का भी सामना करना पड़ सकता है। हमने इसके बारे में पहले भी मतलब वीडियो बनाया है, जहाँ पर आपको उस चार्ज के बारे में हमने आपको बताया कि कितनी आपको पेनल्टी लग सकती है। लेकिन फिलहाल हमारे जो वीडियो हमारे सिर्फ दर्शक ही नहीं देखते हैं, सिर्फ व्यापारी बंधु ही नहीं देखते, वो कस्टमर भी देखता है। तो इस वजह से ये जो नियम है आरबीआई का वो मैं पूरी तरह से आपको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जो भी रिटेलर्स के साथ में ये जो समस्या घट चुकी है, उन लोगों ने ये जो पैसा भरा है, क्योंकि वो लोग जेन्युइन रिटेलर है। अगर कोई रिटेलर अगर फ्रॉड है, कोई जालसाजी करता है, तो वो तब तक ही उस आईडी का इस्तेमाल करेगा जब तक कि उसका काम चल रहा है। उसके बाद में वो उस आईडी का इस्तेमाल करना बंद कर देता है, उसको सिम कार्ड फेंक देता है। वो पहली बात तो खुद के नाम से आईडी परचेस ही नहीं करता है, वो किसी थर्ड पर्सन के नाम से लेता है। उसे वो अच्छा खासा कमीशन देते रहता है, इस वजह से उसका भी काम चलता है और उससे जालसाज व्यक्ति का भी चलता है। लेकिन पहले क्या होता था, जब ऐसी कोई चार्जबैक की शिकायत आती थी, वहां पर ये जो पैसा होता था वो कंपनियों को पे करना होता था। तो ऐसी स्थिति में कई कंपनियां क्या करती थी, जब आपके पास कोई चार्जबैक थी, उनके पास अगर कंप्लेंट आती थी, तो वो आपके पास मतलब आपको कॉल करते थे, आपसे जानकारी लेते थे, और अगर आपके पास से उन्हें प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती, तो वो आपकी आईडी को जो हमेशा के लिए सस्पेंड कर देते थे। लेकिन अब जो स्थिति वो बदल चुकी है। अब वो आपके आपको मतलब कन्विंस करेंगे, आपको मतलब कंपनी वाले आपको कॉल करेंगे कि सर एक्स वाई जेड कस्टमर है और इसके बारे में हमें आप डिटेल दीजिए कि क्या आपने इसको पैसा दिया है या नहीं दिया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें होती है। एक, हमारे ग्राहक सेवा केंद्र पर जो है सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, अगर उसकी हमारे पास फुटेज जो है वो अवेलेबल होती है, तो वो हम मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर दूसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, जो कि एनपीसीआई की गाइडलाइन के अनुसार हमारे पास होता है, वो होता है हमारा रजिस्टर। आप सभी लोगों को मैं अपने पिछले कई वीडियो में ये मैं बता चुका हूँ कि आप लोग हर एईपीएस कस्टमर का जो है रजिस्टर मेंटेन जरूर करें, क्योंकि जब भी आपके पास कोई चार्जबैक की अगर कंप्लेन आती है, तो वहां पर वो आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। और इतना ही नहीं, अगर किसी एक्स वाई जेड कस्टमर ने आपकी शिकायत की है, तो और अगर आप लोग रजिस्टर मेंटेन नहीं करते, नहीं आप कस्टमर का कोई ऐसा डिटेल अपने पोर्टल पर अपडेट करते हैं, जैसे कई सारे पोर्टल जो होते हैं उसमें आपको एक ऑप्शन दिया जाता है मोबाइल नंबर का। तो कई सारे रिटेलर क्या करते हैं, वहां पर अपना ही मोबाइल नंबर डाल देते हैं या फिर कोई अननोन नंबर डाल के उसे आप छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर कोई कस्टमर, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बैंक भी कस्टमर की कंप्लेंट कब एक्सेप्ट करेगा, उसका जो वेटिंग पीरियड है वो खत्म होने के बाद। यानी कि अगर किसी कारण से आपने किसी कस्टमर का पैसा विड्रॉल किया है और वो किसी वजह से ट्रांजेक्शन में फंस चुका है और पैसा ना आपको मिला और ना ही कस्टमर को रिटर्न उसके बैंक में गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 3 दिन तक जो है वो वेटिंग का टाइम बैंकों द्वारा भी दिया जाता है कि आप 3 दिन तक वेट कीजिए, पैसा आपको वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर आपके पास पैसा नहीं आता है, तो वहां पर आपको क्या करना है, तब बैंक कस्टमर से कंप्लेंट जो है वो राइटिंग में ले लेता है और वो कंप्लेंट वो एनपीसीआई की तरफ फॉरवर्ड करता है। क्योंकि उसके बाद में अब जो मेन मुद्दा है वही है, यहीं से शुरुआत है कि जब एनपीसीआई के पास एक कंप्लेंट जाती है, तो ऐसा नहीं कि आज मेल किया तो आपको 24 से 48 घंटे में इसका जवाब आ जाएगा। जब वो कंप्लेंट जाती है, तो वो जाती है फिर एपीएस टीम के पास जाती है, वहां से वो उस कंप्लेंट को चेकआउट करते हैं। तो उसे चेकआउट करने में लगभग 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने का भी समय लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर ट्रांजेक्शन की स्थिति फेल होती है, तो वहां पर क्या है, वो कस्टमर के अकाउंट में जो पैसा है वो एनपीसीआई रिफंड कर देता है। लेकिन अगर किसी कारण से उस ट्रांजेक्शन की स्थिति जो सफल हुई हो, तो ऐसी स्थिति में उस ट्रांजेक्शन की जो डिटेल है वो एनपीसीआई की तरफ से आपकी एईपीएस सेवा प्रदाता को जाएगी, यानी कि आपके एईपीएस कंपनी के पास जाएगी। और एईपीएस कंपनी के पास आने के बाद आपकी एईपीएस कंपनी ये चेक करेगी कि वो किस आईडी से पैसा विड्रॉल हुआ है और उसे कौन सा व्यापारी मतलब कौन सा रिटेलर चला रहा है। तो वहां पर उस रिटेलर से वो संपर्क करेंगे, आपको वो बताएंगे कि इस कस्टमर ने आपको इस दिन, इस डेट पर और इस समय पर आपसे इतने इतने रुपए की जो धनराशि है वो विड्रॉल की थी। अब आप हमें इस बात का प्रमाण दीजिए कि क्या आपने अपने ग्राहक को पैसा दिया है या नहीं दिया है।
तो ऐसे में 100 में से 95 जो रिटेलर होते हैं वो रजिस्टर मेंटेन करते ही नहीं है। और यही दिक्कत मेरे साथ भी हुई थी, पर उसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। खैर, अभी जिस हमारे रिटेलर के साथ ये समस्या है आज हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं। और अब रही बात ये कि अगर आपके पास सीसीटीवी लगा भी है तो वो सीसीटीवी ज्यादा से ज्यादा आपको 15 दिन, 30 दिन, 1 महीने की रिकॉर्डिंग रखेगा। लेकिन जब ये कंप्लेंट एनपीसीआई के पास जाती है तो वहां से कंप्लेंट आपकी कंपनी और आपकी कंपनी से आप तक आने में कम से कम 30 से 40 दिन का समय लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास सीसीटीवी फुटेज होना भी काफी मतलब मुश्किल बात है कि शायद ही आपके पास हो। और अगर नहीं हुई तो फिर आपकी जो आईडी है वो सस्पेंड होने से आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। और दूसरी बात, सिर्फ आपकी कंपनी, आपकी एक नहीं, आप लोग कहेंगे जान लीजिए इस कंपनी की आईडी मेरी ब्लॉक हो गई तो कोई बात नहीं, मैं किसी और कंपनी की ईपीएस आईडी ले लूंगा और अपना काम चला लूंगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने उस हैवी पेनल्टी के साथ में अमाउंट जो है वो कंपनी को या फिर कस्टमर को पे नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में न सिर्फ आपकी आईडी को वो ब्लॉक करेंगे, यहाँ तक कि वो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड को भी पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। जिसके बाद में आप किसी भी कंपनी में अगर आपने मल्टीपल आईडी भी लेकर रखी होगी तो वहां पर आप एईपीएस का काम नहीं कर पाएंगे और वो पूरी तरह से अ, आपको जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इसके बाद अगर आपके पास इस तरह की अगर कोई मतलब कॉल आता है चार्जबैक का, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे जब आपके पास कस्टमर की कोई भी डिटेल जो है वो अवेलेबल ना हो। तो ऐसे में मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि सबसे पहले अगर आपके पास चार्जबैक का अगर कोई भी कंप्लेंट आता है एपीएस कंपनी से, या फिर कोई कस्टमर आपके पास आता है 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन में, तो आप उसकी कंप्लेंट को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अगर ग्राहक कहता है कि वह उसके पास पैसा नहीं आया है वापस, तो आप उसका पासबुक की जो है वो एंट्री आप मंगवा लीजिए। उसका आपके पास जेरॉक्स होना जरूरी है और कस्टमर का आधार कार्ड की भी आप जेरॉक्स अपने पास रख लीजिए। और वो जो कंप्लेंट बैंक में प्रोवाइड करेगा बैंक में, तो उसकी भी एक कॉपी हो सके तो आप कस्टमर से अपने पास मांग लीजिए। यानी कल चल के जब आपके पास ऐसी कोई स्थिति सामने आए तो आप तुरंत उस कस्टमर से संपर्क कर पाए। आपको पता चलना चाहिए कि ये वही कस्टमर है जिसने कंप्लेंट वहां पर बैंक में आ, की है। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहला क्या काम करना है कि अगर कोई कस्टमर आपके पास 2 या 3 बार मतलब विजिट दे रहा है कि मुझे मेरा पैसा कट गया, आपने ले लिया, आपसे विवाद कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उसका अकाउंट की आप उसके पासबुक की जेरॉक्स अपने पास रख लें और उसका मोबाइल नंबर और उसके आधार कार्ड की भी जेरॉक्स आप अपने पास लेके रख लें जब तक कि उसका पैसा उसके अकाउंट में नहीं जाता है। और आप उसका भी फॉलो अप लेते रहिए। पहले इस बात को ध्यान रखिए कि ये शिकायत एनपीसीआई तक नहीं जानी चाहिए। अगर ये एनपीसीआई तक गई तो आपकी आईडी को जो ब्लॉक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और कंपनियां इस मतलब विषय पर काफी मतलब गंभीर है कि वो आपकी आईडी को सस्पेंड तो करती रहेगी, भले आप उनका पैसा दो या नहीं दो। अब बात करते हैं हम हमारे जो, अगर आपके पास कोई कंप्लेंट ऐसी आ जाती है और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आप जिस नंबर से आपको फोन आया है उस नंबर से आप उस कस्टमर की डिटेल निकलने का प्रयास कीजिए कि क्या आपको वहां से उसका नाम वगैरह या कुछ भी को पता चलता है क्या। और दूसरी जो बात है, आप अगर वहां से आपको कोई सहायता नहीं मिलती है तो आप बिना किसी मतलब हिचकिचाहट के तुरंत अपना जो भी आपके पास कितने भी मतलब इमरजेंसी काम हो, एक बात ध्यान रखिए दोस्तों कि जब भी आपके पास चार्जबैक का अगर कोई कॉल आएगा तो आपको 3 to 4 डेज में आपको कंपनी को जवाब देना ये कंपलसरी है। नहीं तो आप पर पेनल्टी तुरंत लागू हो जाएगी और फिर आपकी आईडी को भी वो लोग सस्पेंशन के लिए लगा देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको बिना देरी किए एक ही काम करना है। अगर आपके पास ऐसी कोई कंप्लेन आती है और ऐसा लगता है कि हाँ वो जेन्युइन है, और या फिर कस्टमर ने किसी मतलब गलती से भी वो कंप्लेंट कर दी, तो ऐसी स्थिति में आपके पास कस्टमर की कोई डिटेल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने कस्टमर का जो है बैंक मोबाइल नंबर भी अपना खुद का डाला है पोर्टल पर। और रही बात रजिस्टर की, तो वो आपने मेंटेन किया ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको बिना देरी किए सबसे पहले जिस बैंक से पैसा विड्रॉल है वहां पर जाना है, उस रिसीप्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और पता कीजिए कि वो कस्टमर आपके लोकल एरिया का है क्या। अगर वो लोकल एरिया का है तो आप तुरंत बैंक से आप उसका मतलब अकाउंट नंबर, उसका नाम और उसका एड्रेस पता कर लीजिए। और आपको बैंक से देखिए, पहली बात तो ये कि बैंक आपको तुरंत इसकी जानकारी नहीं देता है। आपको मैनेजर से बात करके उन्हें कन्विंस करना है, बताना कि आपने उसे पैसा दे दिया है और उसके बावजूद
आप किसी न किसी भी तरह से आप उसकी डिटेल निकालने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक आपके पास उसकी डिटेल नहीं रहेगी तब तक के आपके आईडी और इतने नहीं आपके आने वाले काम को भी रोका जा सकता है। तो ऐसे में आप मैनेजर से बात कीजिए, आप हो सके तो इसे एक एप्लीकेशन दीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, रिसिप्ट और अपने आधार कार्ड के साथ कि हाँ मैं ये ग्राहक सेवा केंद्र चलाता हूँ और मेरे पास से कस्टमर ने इस डेट पर पैसा विड्रॉ किया और मैंने भी कस्टमर को पैसा दे दिया, लेकिन फिर भी उसने आपके बैंक में जो है वो कंप्लेंट की है। तो ऐसे इसमें अगर आपको कस्टमर की डिटेल मिलती है तो आप डायरेक्टली कस्टमर से बात कीजिए। अमाउंट अगर कोई छोटा मोटा है जैसे 500 1000 रुपए का, तो इस पर आप उससे सेटलमेंट कीजिए। और अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो आप ये प्रयास कीजिए कि वो जो पैसा है वो आप उसको 1000 रुपये या 1500 रुपये, 2000 500 जो भी अमाउंट उसका होता है, अगर छोटा मोटा अमाउंट है तो आप उससे ये प्रयास कीजिए कि आप जल्द से जल्द उसे सेटल कीजिए। अगर वो कन्विंस नहीं होता है तो कि भाई उसने कहा कि आपने उससे कहा कि आप उससे पैसा दी आपने दिया है और वो इस बात को मान्य नहीं करता है कि आपने उसे पैसा नहीं दिया, तो आप सेटलमेंट कीजिए कि आप उसका डॉक्यूमेंट ले लीजिए। और जिस नंबर से आपको फोन आया था चार्जबैक के लिए, वो आप लोगों को एक फॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको अ, एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मैंने कस्टमर को पैसा दिया है। और उसके साथ में आपको कस्टमर का आधार कार्ड, उसके बैंक की पासबुक और उसका एक डिक्लेरेशन लेटर लेना होता है कस्टमर से कि भाई मैंने इसी डेट पर जो है वो अ, पैसा विड्रॉल किया था और इन्होंने मुझे पैसा दे दिया। तो ऐसा आपको कंप्लीट डिटेल ले लेनी है और जल्द से जल्द कंपनी के व्हाट्सएप, जिस नंबर से आपको फोन आया है, अगर वहाँ व्हाट्सएप एक्टिवेट है तो आपको उसे व्हाट्सएप करना है। और दूसरा, कंपनी को भी एक मेल कर देना है उन सभी डिक्लेरेशन फॉर्म और आपको जो फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है ईपीएस चार्जबैक टीम से, वो और इन सभी को आपको फिलअप करके प्रॉपरली आपको मेल कर देना है उन कंपनी के मेल आईडी पर। और इसके बाद में लगभग 45 दिन से लेकर 90 दिन तक का ये जो प्रोसीजर होता है, अगर आपकी आईडी सस्पेंड नहीं हुई है तो वो आगे सस्पेंड नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी आईडी किसी कारण से आपके एपीएस राइट्स को जो बंद कर दिया गया है, तो ऐसे में जब आपका ईमेल वहां जाएगा तो लगभग 90 दिन के बाद आपकी जो कंप्लेंट है वो क्लोज हो जाएगी और फिर आपके एपीएस जो राइट्स है वो फिर से शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में ये काफी लंबा प्रोसीजर है दोस्तों, इसलिए मैं पहले बात आपसे कह दे रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई कस्टमर अगर ऐसा कोई कस्टमर आ जाता है जो ये कहता है कि आपने मेरा पैसा निकाल लिया और आप लोग नहीं दे रहे, तो ऐसे में आप उस कस्टमर के डॉक्यूमेंट ले, उसकी पासबुक ले। और अगर वो कस्टमर आपका लोकल एरिया का है तो उस स्थिति में आप बैंक में जाए, उसकी एंट्री खुद करवाए। देखिए इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है पर आपका आधा एक घंटा जो है वो अगर व्यर्थ हो भी रहा है तो आप उसे व्यर्थ कीजिए। लेकिन अगर उस कस्टमर ने एनपीसीआई के पास कंप्लेंट कर दी तो वहां पर आपको कम से कम एक हफ्ते तक के कम से कम बैंक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं और आपका जो कीमती वक्त है वो भी जा सकता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आपको एक काम करना है कि 50 रुपए का आप एक रजिस्टर खरीदिए खरीदिए और उसमें आप कस्टमर की एंट्री जरूर कीजिए, वरना आपके साथ में कैसी भी स्थिति आ सकती है। अगर आप लोग एंट्री करते हैं तो मुश्किल से 1 या 2 मिनट का समय लगता है एंट्री करने में, तो आप एंट्री जरूर रखिए अपने पास। अगर आप रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो आपके पास जब भी चार्जबैक की टीम का कॉल आएगा तो 1 मिनट में ही आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ना आपको कस्टमर को ढूंढने की आवश्यकता होगी, उल्टा कस्टमर आपको ढूंढते हुए आएगा कि हमने आपकी शिकायत बैंक में की थी, आपने हमें पैसा भी नहीं दिया। और आप तुरंत रजिस्टर जो है ओपन करके कस्टमर के सिग्नेचर के साथ उसके सामने रख सकते हैं कि ये स्टेट पर आपने पैसा विड्रॉ किया है और ये देख लीजिए। या तो आप रजिस्टर का आप उसके एक प्रिंट आउट भी दे दीजिए, जेरोक्स निकाल करके आप उसे दे दीजिए कि देखो तुमने इस डेट पर यहाँ पर आपने पैसा विड्रॉ किया था। और वो अपना सिग्नेचर देखकर वहां से चुपचाप चला जाएगा, कोई शिकायत नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अपनी मतलब अपना रुबाब उसे दिखाया कि भाई आप जाइए मैं आपको पैसा नहीं देता हूँ, जो करना कर लो, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए हैवी पेनल्टी भी रेडी रहेगी। और अगर आपने कोई मतलब बड़ा अमाउंट निकाला है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप 1000 500 1500 तक अगर निकालते हैं तो आपको काफी ज्यादा हैवी पेनल्टी लग सकती है। ऐसे ही मतलब केस मेरे साथ हुआ था और मुझे भी अच्छी खासी जो है इसमें पेनल्टी का सामना करना पड़ा था। लेकिन ऐसे में मैंने कस्टमर को ढूंढा, उसे कन्विंस किया और उसके बाद जो मुझ पर पेनल्टी लगाई गई थी वो तो वापस नहीं हो सकती थी। लेकिन इसमें जो हमारी जो टीम थी एईपीएस की, उससे मैंने बात करके उस अमाउंट को जो है वो सेटल करवाया और ऐसे में मेरा लगभग इसमें भी मेरा 1000 से 1500 रुपए का एक्स्ट्रा नुकसान हुआ था। तो ऐसे में आपका भी मतलब कोई नुकसान ना हो, यही मेरी इच्छा है।
अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है दोस्तों, लेकिन अगर आपने इसके जो महत्वपूर्ण मुद्दे अगर आपने इसे छोड़ दिया है, तो आपके पास जब ऐसी कोई शिकायत आएगी तो वहां पर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और यही सबसे बड़ी समस्या होगी आपके लिए। इसलिए आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और जाते जाते एक बात जरूर बोलूंगा कि आप लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप अपने इस भाई को जो है थोड़ा सा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो है वो हम आपके लिए लाते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।